मुंबई चैंबूर के शिल्पकार कहे जाने वाले महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री स्वर्गीय हर्षू आडवाणी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 1926 में सिंध के हैदराबाद में जन्मे, बाद में विस्थापित होकर चैंबूर में आ बसे हर्षू आडवाणी ने अपना सारा जीवन निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा करने में बिता दिया। सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में अपना अनोखा योगदान देने वाले हर्षू आडवाणी की कार्यशैली कैसी थी, आइए जानते हैं उनके साथ कार्य कर चुके लोगों से। हर्षू जी विद्यार्थी परिषद के मेंबर्स थे। तो कॉलेज के स्टूडेंट्स के एक ऑर्गेनाइजेशन थी विद्यार्थी परिषद, उसके मेंबर होने के कारण हमको भी उन्होंने विद्यार्थी परिषद के मेंबर बना के हमको लेके चले थे कोल्हापुर से 30 मील दूर। वो टाइम पर मोरारजी देसाई चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के। तो हम एक गांव में 30 मील कोल्हापुर से 30 मील दूर हमको गांव में बसाया गया था और हर्षू जी हमारे लीडर थे। तो हम लोग पूना स्टेशन पे हम लोग रुके थे, थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बात ऐसे हुई कि हमने वो गेट से नहीं जाने के गेट से नहीं गए और वो जो बाउंड्री वॉल थी स्टेशन की वो उसमें जंप देने लगे। तो वहाँ से पुलिस वालों ने हमको पकड़ लिया था और वहाँ से लेके हमको टीसी के हवाले किया। तो हर्षू जी आ गए तो उन्होंने बोला क्या बात है, तो उन्होंने बोला ये आपके स्टूडेंट्स हैं और आप ये क्या सिखाते हो इनको कि ये चोरी चोरी जंप दे के बाहर निकल रहे हैं। तो हर्षू जी ने जो हर्षू जी के साथ दूसरा एक कार्यकर्ता था, उसने टीसी को बोला यू सी लुक हियर। तो टीसी को बहुत गुस्सा आ गया, बोलता है कि लुक हियर तो मैं क्या स्टूडेंट हूँ क्या आपका, कि आप लुक हियर बोलते हो। तो हर्षू जी इंटरवेंशन किया और उनको समझाया कि नहीं ये बच्चे लोग हैं, ये ऐसे जंप करके गए। तो जब कोल्हापुर हम लोग पहुँचे वहाँ पे तो हमको कम्युनिटी प्रोजेक्ट पे काम करने का था। एक बड़ा पांड था, उसको खोदना था और उसको खोद के वो पांड को बड़ा करने का था कि जैसे पानी जो रेनफॉल होता है वो इकट्ठा हो जाए और लोगों को काम में आ जाए। तो हम लोगों ने काम शुरू किया। इसके पहले जब हम पहुंचे तो वहाँ पे कांग्रेस के वर्कर, एनएसयू के वर्कर वो पहले ही पहुंचे हुए थे। रिजल्ट ये हुई कि हमको स्कूल में बिठाया गया और उनको एक अलग एक बैरक में बिठाया गया। 10 दिन पहले वो आए थे तो वहाँ के जो गांव वाले थे उनको मालूम था कि वो क्या काम कर रहे हैं, एनएसयू वाले, और ये जो विद्यार्थी परिषद वाले आए हैं वो क्या काम कर रहे हैं। हमारे को खाली 2 दिन हुए थे तो हम लोगों ने इतना खोद दिया था पांड को जो वो 10 दिन में कुछ भी नहीं कर पाए थे। वो सुबह उठते थे 11 बजे 12 बजे उठते थे और वो नाश्ता करके खाली खाना पीना करना, कुछ काम करना नहीं। हमारा हर्षू जी ने खाली यही बताया था कि हम लोग इधर काम करने के लिए आए हैं और घूमने के लिए नहीं आए हैं। इसके लिए सुबह 6 बजे उठाने का हर्षू जी हमको 6 बजे उठाते थे, 7 बजे तक बोलते थे तैयार हो जाओ। 7:30 8 बजे लाइन में बैठा के हमको साइट पे लेके जाते थे और तगरी और ये क्या बोलते हैं उसको, फावरा और तगारी देते थे और वो बोलते थे काम शुरू करो। और काम शुरू करते थे पूरा 1 बजे तक, हमको 8 बजे से 1 बजे तक काम कराते थे। उसके बाद फिर लंच कराते थे
और फिर थोड़ा 1 घंटा आराम दिलाते थे स्कूल में। उसके बाद फिर 4 बजे काम पे चालू करना पड़ता था। 4 बजे से फिर 7:30 बजे तक हम लोग काम करते थे। रिजल्ट ये हुआ कि गांव वालों को मालूम पड़ गया कि कौन सी ग्रुप जो है वो काम कर रही है और कौन सी हमारे ऊपर बोझा बन के गई। तो उनको इतना गुस्सा आया कि उनके एनएसयू और वर्कर को उन्होंने भगा दिया वहाँ से, और इतना भगा दिया कि बोला उनको जीप भी हम नहीं देंगे, आपको जाना है तो पैदल जाओ। ये रिजल्ट ये हुई कि उन्होंने टेलीग्राम भेजा मोरारजी देसाई को कि यहाँ के संघ के लोग आ गए हैं और हमको ये हालत किया है कि हम अकेले पैदल हम लोग 30 किलोमीटर दूर कोल्हापुर जा रहे हैं। तो ये आशु जी के वजह से ये हालत हुई थी उनकी। नहीं, आस्ते आस्ते जो जंगल था वो आस्ते आस्ते पॉपुलेशन बढ़ती गई और अपने आप ही वो डेवलप होने लगा ना। इसके लिए वो किसी की इंडिविजुअल एफर्ट नहीं था, ये जॉइंट एफर्ट था लोगों का। आशु जी के वजह से जो विकास हुआ वो जैसे उनकी मेहनत से सब लोगों को क्लेम मिला, और क्लेम के साथ अगेंस्ट जो हाउसिंग बोर्ड की जगह अलॉटमेंट हुई टेनमेंट्स की, उसकी पूरी एडजस्टमेंट टोटल क्लेम से हो गई, कैश देनी नहीं पड़ी लोगों को। ये उनकी एक बोले कि उनके कारण ही हुआ वो, वैसे तो उनको नहीं तो कैश देनी पड़ती थी। उनकी ये दूसरी एजुकेशन में बहुत रुचि थी। उनकी इतनी रुचि थी कि वो सपना देखते थे कि मैं यहाँ पे लोगों का सेवा तो कर रहा हूँ, लेकिन ये फील्ड में भी मैं करूँ। इसके लिए उन्होंने एक छोटा सा स्कूल जिसमें खाली 10 स्टूडेंट्स थे, परमानंद हाई स्कूल, वो उन्होंने अपने हाथ में लिया और आज वो बड़ी जायंट एजुकेशन सोसाइटी बन गई है, विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी। जो इलेक्शन में काम करती थी ज़्यादातर उनको, वो गवर्नमेंट सर्विस में थी, इसके लिए वो ज़्यादा पॉलिटिकल या आशु जी के कांटेक्ट में इतना नहीं रही। खाली इलेक्शन के टाइम पे वो काम में रहती थी, बाकी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थी। शी वॉज पार्ट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन दी इलेक्शन प्रोसेस। आशु आडवाणी जी जब चेंबूर में आए तो संघ के प्रचारक बन के आए थे, और उनका पहले कार्यक्रम था कि रेफ्यूजी कैंप होने के कारण उनकी लोगों की हालत देखी तो उनको लगा कि मैं संघ का प्रचारक भी रहूं, उससे अच्छा है कि मैं इनका थोड़ा समाधान करूं, क्योंकि जो रेफ्यूजीज आए थे उनके क्लेम्स जो थे, उनका कैसा प्रॉब्लम सॉल्व हो और उनको क्लेम मिले, तो उनका ध्यान उसके ऊपर ज़्यादा गया और वो उसमें घुस गए, इतना घुस गए कि उनको रात और दिन ये नहीं मालूम पड़ता था कि अब रात है या दिन है। 24 घंटा ही वो क्लेम्स के बारे में काम करना चालू किया, और चेंबूर कैंप की जो भी लोग रेफ्यूजीज थे उनके सब सेटलमेंट उन्होंने पूरे कर दिए। उसका प्रभाव बहुत पड़ा, और खुद ऐसे था कि उनका कुछ अपना कुछ नहीं था। जब वो आए थे तो वो एक ड्रेस के अंदर आए थे। अब यहाँ के शाखा लगती थी तो उनके थ्रू उनका थोड़ा प्रभाव पड़ा, और उनकी सिंपलिसिटी इतनी थी कि उनको खुद का मकान नहीं था, और वो
सोने के लिए जो म्यूनसिपल बोर्ड का स्कूल था उसके टेरेस पे सोते थे। और वो जो चटाई थी और जो अपना बिस्तरा था, वो बिस्तरा तो नहीं था लेकिन जो चटाई थी और तकिया था और एक चादर थी, वो एक वर्कर के खाट के नीचे रखते थे। जो कैंप की बैरक थी उसके बैरक में वो रखते थे। ऐसे उनका कार्यक्रम चलता था। एक दिन उन्होंने थोड़े टाइम के लिए उन्होंने कुछ टाइम के लिए क्या हुआ कि एक संस्था स्थापित की जिसका युवक मंडल के नाम से बहुत मशहूर हुआ और अब भी चल रहा है। उनकी काफ़ी एक्टिविटीज़ चल रही है। वो युवक मंडल की एक अलॉटमेंट हुई गांधी बाजार में एक दुकान, उसमें सोने लगे। और अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि उनको हाई फीवर हो गया और ब्रेन में फीवर हो गया। तो डॉक्टर नारायण दास बिहार, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, वो उनके ही नेटिव प्लेस से थे। वो खुद उनके पास आए और उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया और विद द ग्रेस ऑफ द गॉड ही रिकवर्ड फ्रॉम दैट। इट वाज अ मिरेकल, यू कैन सी। और उसके बाद उनका कार्यक्रम फिर चालू हो गया और सेवा करने का काम चालू हो गया। मेरा संपर्क उनका उसी दिनों से था जब वो बीमार पड़े थे और जब शाखा में आते थे। शाखा में आते थे तो सुबह की जो शाखा लगती थी तो मैं और हशू जी अकेले ही खाली संग स्थान पे रहते थे और झंडा अपना ध्वज को लहराते थे। या तो मैं था या तो हशू जी थे। वो टाइम 50s का था। और एक दिन उन्होंने मेरे को कहा कि जनसंघ की हमको मेंबरशिप ड्राइव करनी है चेंबर कैंप में अंदर। मैंने बोला आप जी जो बोलेंगे वैसे मैं करूँगा। बोला तुमको टाइम है? मैं बोला मैं टाइम निकालूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, रोज़ हम 8 बजे बिल्डिंग नंबर 2 के नीचे मिलेंगे और वहाँ से हम लोग कार्यक्रम चालू करेंगे। और हम लोगों ने रोज़ के दिन 8 बजे मिलना, ये अशु जी का पूरा कार्यक्रम रहता था। सब काम छोड़ के वो 8 बजे सुबह आके 2 बिल्डिंग के नीचे खड़े रहते थे और मैं और अशु जी एक एक बिल्डिंग में एक एक घर में जाते थे और मेंबरशिप ड्राइव करते थे जनसंघ की। रिजल्ट ये हुआ कि पूरे बॉम्बे में हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 3,500 मेंबरशिप हम लोगों ने बना दिए। उसके बाद मैं जनरल सेक्रेटरी बना जनसंघ का, चेंबूर मंडल का। और चेंबूर नाके पे अपना जनसंघ की ऑफिस थी, वहाँ पे बलवंत सिंह जी प्रेसिडेंट थे, पुंडलिक नायक मेंबर थे, मैं जनरल सेक्रेटरी था और अशु जी वो टाइम पे जिब्राल्टर में थे। तो यहाँ पे इलेक्शन होने वाली थी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की। तो ये डिसाइड हुआ कि अब ये इलेक्शन जीतनी है क्योंकि अशु जी ने बहुत कुछ काम किया है लोगों के लिए। तो बॉम्बे में दीपक की विजय हो, ये सोच के हम लोगों ने डिसाइड किया, कमेटी ने, मंडल कमेटी ने, कि अशु जी को खड़ा करने के लिए हम लोग रिकमेंडेशन दें। और हम लोगों ने रिकमेंडेशन दी। अशु जी खुद तो जिब्राल्टर में थे। तो ये डिसीजन होने के बाद मेरा कांटेक्ट टूट गया क्योंकि मैं चला गया राजस्थान। और उसके बाद उन्होंने अशु जी को खड़ा किया इलेक्शन में और वो जीत के आ गए। अच्छा, अशु जी का काम हर फील्ड में था, हर एक का, यानी इंडिविजुअल कांटेक्ट में रहते थे
और वो ध्यान देते थे, ये ख्याल रखते थे कि जो भी लोग रहते हैं चेम्बूर में वो मेरे परिवार के लोग हैं। इसके लिए उनको हर एक घर का, परिवार का ध्यान रहता था और जानकारी रहती थी कि इसकी क्या प्रॉब्लम है। पर्सनल प्रॉब्लम भी उनके सॉल्व करते थे। इसके लिए उनकी लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट रहता था। उनसे सबक ये सीखना चाहिए कि जो काम वो करते थे वो ये नहीं सोचते थे कि उसका रिटर्न क्या होगा, ये नहीं सोचते थे। वो सोचते थे कि मैं भगवान का काम कर रहा हूँ, ये लोगों का सेवा कर रहा हूँ, मानो भगवान का काम कर रहा हूँ, भगवान की पूजा कर रहा हूँ। उनका ये सोचना था। और आज के लोग नेताओं के लिए एक मिसाल होना चाहिए अशु जी का। आजकल के जो नेता लोग हैं वो अशु जी के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। जो उनका काम था वो अलग किस्म का काम था, क्योंकि उनको ये नहीं था कि मेरे को इलेक्शन में लड़ना है। और अशु जी ने जब उनका नाम रिकमेंडेशन हुई थी कि उनको खड़ा करना है तो वो बहुत नाराज़ हो गए थे कि मेरा नाम क्यों लिया गया, मेरा फैसला आपने क्यों किया, क्यों मेरा फैसला मैं खुद करने वाला हूँ। तो उनको बहुत नाराज़गी हुई थी। तो आजकल नेताओं में ये नहीं होगा कि कोई खड़ा होने वाला है तो उसको खुशी होगी, लेकिन उनको खुशी नहीं हुई, वो नाराज़ ही हो गए। क्यों? उनको मालूम था मैं चुन के आऊँगा, 100% चुन के आऊँगा, लेकिन उनको ये वो पसंद ही नहीं थी कि मैं इलेक्शन में लड़ूँ और मैं जीत के आऊँ। वो आजकल के नेताओं में नहीं है। बहुत टाइम से मेरे को वो चाहते थे कि मैं आगे आऊँ, लेकिन घर की सर्कमस्टेंसेस ऐसी थी कि राजनीति में आना, घर को देखना, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इसके लिए मैं ज़रा उनके बातों में नहीं आया और मैं अपने सर्विस में चला गया। एक ही छोटा सा संदेश है कि उनके फुटस्टेप पे चलेंगे तो लोगों की सेवा भी होगी और लोग ये उनका कुछ भला हो जाएगा लोगों का। वैसे अशु जी का जो मेरा संपर्क हुआ है वो 1973 से हुआ था। ये संस्था जो है चेम्बूर कॉलोनी युवक मंडल नाम की, वो संस्था 1953 में ये हुई थी जब अशु जी ने अपना सोशल वर्क शुरू किया था पार्टीशन के बाद। और वो सोशल वर्क में ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई। उनका परिवार होने के बावजूद परिवार के साथ में नहीं रहे, वो परिवार उनका हिंदुस्तान के बाहर रहता था। तो अशु जी जो थे वो सोशल वर्क में इंटरेस्ट दिखाते थे। तो आते ही उन्होंने कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा था और कॉरपोरेशन उस समय कॉरपोरेशन सी हुआ करती थी बॉम्बे में, तो वहां से उन्होंने शुरुआत की। और दरअसल वो बाद में शुरू हुई, उसके पहले सोशल वर्क जो था पार्टीशन के टाइम पे जब यहाँ पर विस्थापित लोग आए थे पाकिस्तान छोड़कर, अपने घर बार छोड़कर यहाँ पर विस्थापित ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे घरों में रह पड़े थे। तो अशु जी को लगता था कि हर एक व्यक्ति को यहाँ पर अभी आवश्यकता है सहायता की। तो उन्होंने अपना एक ग्रुप तैयार किया था उस समय 10-12 लोगों का। उन 10-12 लोगों को लेकर के अशु जी बाकायदा सबको अपनी सेवा करके उनके जितनी भी समस्याएं थी उनको निवारण करने के लिए बहुत प्रयास किया करते थे। फिर बाद में उनको लगा कि एक संस्था बनानी चाहिए, तो 1953 में चेम्बूर कॉलोनी युवक मंडल, जहां पर अभी हम बैठे हैं, वो नाम की संस्था उन्होंने उस संस्था का निर्माण किया। उसके बाद उस संस्था के द्वारा ही अपना ये कार्यक्रम चलाते रहे सोशल वर्क का। फिर धीरे धीरे 2-3 बार एमएलए भी बने। एमएलए में जब बने तो वहां पर भी उनका रिकॉर्ड जो था
बहुत बिल्कुल कोई भी मतलब किसी प्रकार की कमी नहीं थी, कोई भी भ्रष्टाचारी का नाम नहीं मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और अच्छी तरह अच्छा इतना अच्छा नाम था कि हर्षू जी को जितने भी बड़े बड़े उस समय के नेता थे, वसंतराव नायक थे, शरद पवार थे, इन लोगों ने काफी मात्रा में उनके ऊपर जवाबदारियां दी थी। हालांकि वो चाहते थे कि ये व्यक्ति अगर राजनीति में हमारे साथ रहेगा तो हमको भी कुछ नहीं करने देगा, ऐसे उनको लगता था। लेकिन हर्षू जी का अपना वर्चस्व ही ऐसा था कि आपो आप मतलब ये क्या बोलते हैं, उनको अपना स्थान मिल जाता था पार्टी में। वैसे देखा जाए तो चेंबूर बोले तो हर्षू और चेंबूर ये दोनों एक दूसरे के पूरक थे। चेंबूर बोला तो हर्षू आडवाणी नेचुरली किसी के भी जबान पे आता था, तो एक पहचान बन गई थी हर्षू जी चेंबूर की। धीरे धीरे उन्होंने 1978 में सरकार बनी थी बीजेपी और शिवसेना की मिलकर, उसमें हर्षू जी को अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर करके उन्होंने काम किया था। जितना भी टाइम चली वो सरकार, और बहुत अच्छा काम किया था, नाम किया था। उसके बाद फिर बीमार भी होने लगे थे। 1988 में उनका हार्ट सर्जरी हुआ था। वो सर्जरी में उनको यानी बीपी बिल्कुल इतना लो हो गया था, तो काफी मात्रा में उनको बेहोशी की हालत में 53 दिन बिताए थे उन्होंने। 53 दिन बिताए थे बेहोशी की हालत में। फिर बाद में जब उनको होश आया तो उनको लगा कि शायद हमको कोई मिलने भी नहीं आता है, रो पड़े थे। जब रो पड़े तो उस समय हमको लगा कि इसका कुछ समाधान करना चाहिए, क्योंकि ऐसे रोते क्यों। हमने उनको कितना भी कहा कि आप बेहोश थे, तो जो आपसे मिलने आता था डॉक्टर ने मना किया था मिलने के लिए, तो हमने आपका रजिस्टर रखा है, हजारों लोग आके मिलने के लिए आए थे आपके पास, लेकिन उनको विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोल रहे थे हम आप झूठ बोल रहे हो। फिर हम लोगों ने फिर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर रखा था, जहाँ पर हमने उनको इतने लोगों को साथ लोगों का एकत्रीकरण किया। उस एकत्रीकरण को देख करके हर्षू जी बहुत खुश हो गए थे। मैं समझता हूँ कि उस समय यहाँ ग्राउंड के बाहर, ये बिल्डिंग के बाहर एक ग्राउंड था, वो ग्राउंड पूरा हमने कवर किया था। वो ग्राउंड पे हमने चेंबूर के सभी सोसाइटियों को लिखा था कि हर्षू जी अभी ठीक होकर के वापस आए हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए हमने कार्यक्रम रखा है। सब आप अपनी सोसाइटी की तरफ से किसी न किसी पदाधिकारी को भेजकर उनका स्वागत करें। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस समय 1.25 घंटे तक केवल उनको हार पड़ रहे थे। वो सब देख करके हर्षू जी फूले नहीं समाये, बहुत खुश हो गए। ऐसा कार्यक्रम हुआ था। हमने उस समय भोजन भी रखा था, 5000 लोगों का हमने भोजन रखा था। इतनी संख्या में हम लोगों ने हर्षू जी को उपस्थिति दिखाई कि आप बोलते हैं कि आपको कोई मिलने नहीं आया, तो सब आपको मिलने आए। हर्षू जी के मेन जो गतिविधि थी वो शिक्षा थी। पहले तो उन्होंने हमारी संस्था को पैदा की, उसके बाद एक यहाँ पर स्कूल चला करता था, परमानंद विद्यालय। उस समय वो स्कूल किसी ने जो चलाते थे उनसे नहीं चल रहा था, उन्होंने बेचने के लिए निकाला। तो उस समय हर्षू जी को उन्होंने अप्रोच किया। हर्षू जी ने बोला बेचने की जरूरत नहीं है, हम ले लेंगे। उस समय कुछ 70-80 बच्चों के साथ में वो स्कूल ले लिया था, और वो स्कूल लेकर के उसको स्कूल में इतनी शिक्षा मतलब ये की शुरुआत की शिक्षा की। पहले तो स्कूल से शुरुआत की, शुरुआत के बाद में प्राइमरी के बाद सेकेंडरी,
सेकेंडरी के बाद फिर धीरे धीरे उसका ऐसा मतलब इतना बढ़ोतरी होती गई। अभी आज की तारीख में वो संस्था जो है विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी के नाम से जानी जाती है, और वो संस्था जो है आज आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, स्कूल तो है ही, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ, सब प्रकार के कोर्सेज चलाती है। कम से कम 22 से 25,000 स्टूडेंट्स आज उस पूरा कैंपस खड़ा किया हुआ है। कुछ पार्ट जो है वो यहाँ कलेक्टर कॉलोनी के अंदर है, कुछ सिंधी सोसाइटी में चुना। तो एजुकेशन फील्ड में उनका बहुत इच्छा थी, मेडिकल में भी उनकी इच्छा थी, मेडिकल कोर्स चालू करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेडिकल कोर्स जो था वो चालू इसलिए नहीं पाया क्योंकि सोमैया वालों ने मेडिकल कॉलेज चालू कर दिया। और यहाँ के जो हॉस्पिटल थे, इंडेक्स हॉस्पिटल है, हर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट के पीछे एडमिशन देने के पहले मेडिकल स्टूडेंट को 6 ये चाहिए होते हैं, क्या बोलते हैं, 6 रूम चाहिए होते हैं। तो वो इंडेक्स हॉस्पिटल उन्होंने ले लिया, राजावाड़ी ले लिया, 2-3 हॉस्पिटलों को इकट्ठा करके उन्होंने एक ये बनाया, ग्रुप बना करके उन्होंने सोमैया कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज का परमिशन ले लिया। तो वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाए। बाकी सब प्रकार की एजुकेशनल एक्टिविटीज जो थी उन्होंने शुरू की। बैठे हैं, ये डेफ एंड डम स्कूल है। एक परिवार में 8 सदस्य थे, उसमें 3 सदस्य बोल नहीं सकते थे, मूक बधिर थे। तो अशु जी को लगता था कि ये मूक बधिर जो बच्चे हैं इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उस समय ये प्लाट हमें मिला, तो अशु ने सोचा कि इधर हम लोग मूक बधिर शाला शुरू करेंगे। अभी मूक बधिर शाला 1986 से शुरू की हुई है। आज इस मूक बधिर शाला में 600 बच्चे आते हैं, बच्चों को कोई फी नहीं लगती है, कोई फी नहीं लगती है। उसके अलावा ये बिल्डिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज भी है। बीएड कॉलेज भी है, बीएड हेयरिंग इम्पेयर्ड, बीएड लर्निंग डिसेबिलिटी, ये 2 कॉलेजेस है। हालांकि दोनों की कैपेसिटी जो है खाली 20-20 बच्चों की है, लेकिन वो जो कॉलेज है वो कॉलेज में टीचर जो निर्माण होते हैं वो ऐसे स्कूलों में जाके पढ़ा सकते हैं, डेफ एंड डम स्कूल में पढ़ा सकते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी के स्कूलों में जाके पढ़ा सकते हैं। तो ये जहाँ पर जिस क्षेत्र में उनको कमी लगती थी, अशु जी एक्टिविटी शुरू करते थे। यहाँ पे जिम नहीं हुआ करती थी, अशु जी ने यहाँ जिम का भी निर्माण किया। अभी यहाँ पर पहले माले पे बैठे, तीसरे माले पे जिम चलती है, योगा चलते हैं, बाजू में योगा क्लासेस चलते हैं, फिर लाइब्रेरी चलती है। बच्चों को पढ़ने की सुविधा नहीं होती है घरों में। आज एक घर में आज छोटे छोटे मकान होते हैं लोगों के, 1 BHK 2 BHK, वहाँ एक बच्चे को टीवी देखनी, दूसरे बच्चे को पढ़ाई करनी है। तो इसके लिए वो पढ़ाई करने का उनको पूरा माहौल नहीं मिलता है। नहीं मिलने के कारण उन्होंने लाइब्रेरी चालू की। आज वो लाइब्रेरी आज हमारे को नहीं तो भी 300 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, बाहर से, घाटकों और यहाँ वहां से लोग, मतलब काफी डिमांड रहती है उनकी, की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो कभी भी काम करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे। कभी भी काम झोपड़पट्टी का हो या कुछ भी हो, सोसाइटियों का हो, हमेशा तत्पर रहा करते थे। कोई भी आदमी आवे उनके साथ में उनका पूरा समाधान करने का प्रयास करते थे। और उनको लगता था कि अभी उनको थोड़ा हेल्पिंग हैंड भी चाहिए, तो उन्होंने अपने एक स्वयंसेवक थे, उनको कॉरपोरेशन की इलेक्शन लड़वाई। किशन छाबिया नाम था उनका। तो वो भी मतलब नगर सेवक बने थे, लेकिन इमरजेंसी में अंदर होने के कारण उनको घर में थोड़ा ये हो गया, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं आगे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। फिर उन्होंने मेरे को कोशिश की कि मैं चुनाव लड़ूं। पहले 78 में उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ो, मैं ना बोला था। फिर बाद में 85 में मेरे को फोर्स किया कि आप चुनाव लड़ो। मैंने कहा मेरे को टाइम नहीं है इतना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप देखो, आप चुनाव लड़ो, मैं बाकी सब मैं संभाल लूंगा, खाली मीटिंग कॉर्पोरेशन गठन करने के लिए आप जाना। कहने का तात्पर्य है कि कहने का काम करना था उनको। अभी असेंबली में हार गए तो दोबारा कारपोरेटर बन के उनको चुनाव नहीं लड़ना था, इसलिए हमको आग्रह किया उन्होंने, तो इसलिए हम खड़े हुए।
देखिए, हशू जी राजनीति में एक संत थे, हम बोल सकते हैं पॉलिटिकल सेंट थे वो। उदाहरण थे, शादी नहीं की थी, अपने आप को ऐसे ही मतलब परिवार उन्होंने नहीं किया। आपको तो पता है कि वाजपेयी भी थे या मोदी थे, ये लोग भी सब मतलब कमा रही है, तो उन्होंने भी शादी नहीं की थी। उनका केवल मकसद यही था कि हम अपना सेवा में ही अपना समय बितावे, और अंत तक उन्होंने सेवा में ही अपना समय बिताया, अंत तक। वो ट्रू सर्विस अबव सेल्फ था, सर्विस बिफोर सेल्फ। सर्विस अबव सेल्फ। सिर्फ वो खुद के लिए कुछ नहीं था, लेकिन दूसरों के लिए काम करना चाहते। मैं उनसे मिला था 1978 में, जब मेरे को एक्चुअली बाहर जाने का मौका मिला था, तो मेरे को पासपोर्ट बनाने का था। सचिवालय में किसी को जाना आसान नहीं था, लेकिन उनके कॉल पे मैं को अंदर जाने मिला और मेरा उन्होंने काम करवा दिया, फॉर्म पे साइन करवा दिया, और मेरे को 2 दिन में पासपोर्ट मिला। वहाँ से हमारी मुलाकात, और वैसे भी हम बचपन से, मेरे बड़े भाई साहब उनके साथ में काफी वर्षों से काम करते थे, तो मैं भाई के साथ में उनका काम करता रहता था। और धीरे धीरे हम लोगों ने उसका जो पॉलिटिकल काम था वो भी हमने करना शुरू किया। जितने हमने जो लाइब्रेरी, जैसे इन्होंने बताया, लाइब्रेरी में पढ़ने को एक बार आया तो इन्होंने ही मेरे को पकड़ा कि अभी लाइब्रेरी तुम संभालो। वहाँ से मैं लाइब्रेरी से जुड़ गया, संस्था से जुड़ गया। वहाँ पे ही बैठ के मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, अपना क्वालिफिकेशन लिया, और बाद में उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं। उनके नक्शे कदम पर हम, उनके जो संस्कार थे हमने अपनाने की कोशिश की है। और कोशिश ऐसा ही रहता है कि हम लोग उनके जैसा लोगों की सेवा करते रहें और उनका नाम आगे बढ़ाते रहें। जैसे आपने आपके पत्र का जिक्र किया, आपने सुना है कि वो बहुत लोग ऐसे पत्र दे देते थे कि सब कोई भी काम हो बीएमसी में हो। हाँ, वो तो सबकी मदद करती थी। जिसको भी जो भी किस्म की तकलीफ होती थी, तो हम लोग वॉलंटियर्स थे, उनके 3 नंबर ऑफिस में बैठते थे। जिसको जिस किस्म की तकलीफ थी उसके तरफ से उनको लेटर लिखवाते थे, और उनको लेटर हम डिपार्टमेंट में जाके देख के उनसे काम करवा के लेते थे। क्योंकि बहुत तब भी वो पहले की पब्लिक इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उनको मालूम नहीं था कम्युनिकेशन कैसे करने का। तो ये हम दूसरों जो वॉलंटियर उनके ऑफिस में बैठते थे, उनके साथ काम करा के उनको ऑफिसर के साथ कम्युनिकेशन करके उनका काम पूरा कर देता है। मेरा नाम है भगवान हडियाली, मैं संघर्ष सदस्य हूँ, और हशू जी से मैं संपर्क में आया 1963 में। मैं बांद्रा में रहता था, और हमारे एक कार्यकर्ता थे अनंतराव देशपांडे। उन्होंने बोला कि भाई आपको टीचिंग के लिए चाहिए नौकरी, तो मैं आपको हशू जी के पास भेज जाऊँ। और उन्होंने मुझे, जिस दिन मैं वहाँ उनको मिलने आया, उसी दिन उन्होंने मुझे नौकरी पे रख लिया। बोला इस साल तुम क्लार्क का काम करो, 1964 से आप टीचर बन जाओ। तो एज अ टीचर मैं उनके संपर्क में आया, और बाद में आगे चल करके जब मनोहर जोशी चीफ मिनिस्टर थे, तब उन्होंने मुझे एक जवाबदारी दी कि गरीब जो लोग हैं उनको हम लोग पैसे दें, ताकि उनके घर का खर्चा थोड़ा बहुत चल सके। तो मुझे एक वाक्य खाली याद आता है कि एक बार एक औरत हमारे पास आई, तो बोले मुझे थोड़ी मदद चाहिए आप लोगों की, पैसे की। तो आशु जी ने मुझे कहा भगवान तुम उनके घर में जाके देखो क्या हालत है। तो मैं उनके घर में गया, तो उनकी जो पत्नी थी, लड़की, वो औरत थी, जो बोला मेरा पति कमाता है, अगरबत्ती बेचता है, लेकिन वो शराब में उड़ा देता है, इसीलिए हमको पैसे की जरूरत है। फिर मैंने आशु जी को बताया कि भाई ये ऐसी बात है। तो भगवान जो उसका मर्द है वो शराब पीता है, पैसा घर में देता नहीं, तो औरत ने तो कोई कसूर नहीं किया ना, तो उनको मदद करनी चाहिए। तो उनका जो वे ऑफ थिंकिंग था वो हमेशा ऐसा था, मैं दूसरों की मदद कर रहा। और इसी काम से मैं मिनिस्ट्री में जो उनके ऑफिस से वहां जाता रहता था, और उनको रिपोर्ट देता रहता था, और हम कम गरीबों को मदद करते रहते थे। आज युवक मंडल की तरफ से हम एक एक गरीब को 800 रुपया महीना देते थे, लेकिन हमने शुरुआत की थी 50 रुपए से। तो वो सब हशू जी के कारण संभव हो रहा है। वो क्या है कि
व्यक्ति को देखकर ही पहचान देते हैं कि किस किस्म का आदमी है। ये उनकी जो स्पेशलिटी थी। और एक दूसरी स्पेशलिटी थी जो शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं है, वो ये थी कि वो किसी की निंदा नहीं करते थे और न कभी निंदा सुनते थे। मुझे हमारे जो एक प्रचारक थे विष्णु थदानी ने, उन्होंने ये बात बताई और मैंने अपने जीवन में उनके साथ काम करते हुए मैंने ये देखा कि वो न किसी की निंदा करते थे और न किसी की निंदा सुनते थे। मैंने उनके चरणों में बैठ करके 37 साल तक जो है विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी में काम किया। उनकी पारखी नजर तो थी, उनको लोगों को पहचान लेते थे और अपने विचारों वाले लोगों को जमा करके उन्होंने युवक मंडल बनाया। उनको वही ट्रेनिंग दी जो उनके आदर्श थे, जो उनके वैल्यूज थे, वही उन लोगों को भी सिखाया, युवाओं को। और वे युवा जो उनसे जुड़े आज तक उनके ही बातों पे चलते हैं, उनके आदर्शों पे चलते हैं, आज तक काम कर रहे हैं। और वैसे वे बहुत धीरे से बात करते थे, तो कहीं भी हो, मिनिस्टर्स के बीच में कहीं भी हो, अगर उन्होंने बोलना शुरू किया ना, उन्होंने बोलना शुरू किया तो सब ऐसे शांत हो जाते थे, कान लगाकर उनको सुनते थे। बहुत धीरे धीमे से बोलते थे, उनको सुनने के लिए ध्यान लगाना पड़ता था, पर उनकी इतनी वैल्यू थी कि वो बोलेंगे तो कोई नहीं बात करेगा। और बच्चों में संस्कार डालना, युवाओं में संस्कार डालना, सेवा भावना, समाज सेवा, वे रात दिन किसी की भी कभी भी किसी को जरूरत हो वो उनको अप्रोच कर सकता था, मतलब कहें तो अप्रोचेबल थे। टीचिंग दी जाती थी और उस शिक्षा को, मतलब स्कूल को उन्होंने वट वृक्ष बना दिया। और उसके साथ ही सिंधी को अहमियत दी बहुत। सिंधी सिखानी है, सिंधी बच्चों को सिंधी आनी चाहिए, सिंधी बात करें, सिंधी में बात करें। अगर हम अपने भाषा भूल जाएंगे तो हमारी पहचान ही नहीं रहेगी। तो ये सब बातें आज भी आप देखेंगे ना, दूर दूर से लोग आते हैं कि विवेकानंद में ही सिंधी सिखाई जाती। निर्मला चावला, मैं भी वहीं उन्हीं के जूनियर कॉलेज में सर्विस करती थी। मैं प्रमीला दुबे, मेरा बचपन हशू जी के साथ गया। बहुत छोटे थे हम लोग तब। इलेक्शन के लिए लोकल बोर्ड में इलेक्शन होती थी, हम लोग बहुत छोटे थे, खाकी पेपर होते थे, वह इलेक्शन के कार्ड्स बनाते थे। और आरएसएस के मेंबर थे, मम्मी टीचर थी, ये भी आरएसएस में आते थे, हशू जी भी आते थे। 1 नंबर बिल्डिंग के पीछे मैदान पे मम्मी टीचर हम लोग को आरएसएस की ये करती थी, तब से हम जानते हैं। उसके बाद हमने एसएससी पास की, उन्होंने हमको बहुत हेल्प किया। मेरी मम्मी भी सोशल वर्कर थी, उनके भी अंडर काम करते थे सब। जब एक इसमें नौकरी की बात आई, नौकरी मिल नहीं रही थी, तो हशू जी ने मुझे वर्ली में एमटीआर ऑफिस जमटमल के यहाँ मुझे नौकरी लेके दिया। वहाँ जमटमल के एमटी आहूजा, गुल आहूजा, इंडियन इंजीनियरिंग में मुझे काम लेके दिया। मैं उनके बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं वो चटाई पे सोते थे और सुबह 8 बजे उनका टाइम होता था ऑफिस जाने का। 3 नंबर बिल्डिंग में उनकी ऑफिस थी। सब जिसको भी जो काम होता था वहां मिलते थे। जब एक बार वो इलेक्शन हारे थे तो पूरी चेंबूर रही थी, पूरी चेंबूर रही थी। और हमारी मम्मी इलेक्शन में जाना छोड़ दिया, बस हम उनको बहुत याद करते हैं। उनका हैप्पी बर्थडे, 100 साल पूरे हो रहे हैं अभी। किस तरह उनको आप याद करते हैं और उस शख्सियत के बारे में क्या कहेंगे? हमारे चेंबूर के शिल्पकार श्री हशू आडवाणी को मेरी पहली मुलाकात है ना, उसकी मेरा वासना का मैं दुकान था। मैंने डैडी है ना एक्टिव कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने उस टाइम जनसंघ पार्टी थी, तो हमारे दुकान के सामने आके खुद है ना टेबल पे खड़े होके वो भाषण देते थे और मैं भी साथ में वहाँ पर खड़ा रहता था। जब भी इलेक्शन होती थी तो हमें ना बैनर लगाने का काम दिया जाता था और हम लोग है ना मिलकर बैनर लगाते थे। तो इसी तरह से मेरी ना स्लोली हशू आडवाणी से भी मुलाकात होती रही। मैं जब भी छोटा ही था तभी से ये ना काम करते आ रहा हूँ और जब भी मैं आस्ते आस्ते बड़ा भी हुआ तो मेरे शादी में भी हशू आडवाणी को मैंने बुलाया था, वो मेरे शादी में भी आए थे। उसको जो काम करने की जो बोलते थे वो कभी ना एज अ
हमने माना ऐसे नहीं आते थे नेता बन के, वो सबको अपना बच्चों के तरह ट्रीट करते थे। कुछ भी होता था तो बच्चों के माफक हमको समझाते थे। भले कोई बड़ा भी कोई भी आ जाए उसको भी ना अपने बच्चों की तरह उसको करते थे और हमें उस अंदर में काम करने में बहुत मज़ा आता था। हम रात को है ना काम करते थे इलेक्शन का, बाद में है ना हमें भट्ट होटल में जाके खाना भी खाते थे। एक अलग ही माहौल था काम करने का। और उस टाइम मेरे को है ना ज़्यादा करके ना जाल पे चलाने का काम करते थे, क्योंकि मैं उस टाइम है ना बहुत एक्टिव था और मुझे अच्छा भी लगता था। और साथ में पिताजी का भी साथ में थे तो और अच्छा लगता था। मेरा नाम दीपक नाथानी है, मैं चेंबूर में रहता हूँ और चेंबूर में ही पैदा हुआ हूँ। आनंद श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई।